बिल्कुल, डेफ़िनेटली इट फ़ील्स टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड कि आप एक एक्टर की जब फ़िल्में अच्छी चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहूँगी 2013 शायद मेरे लिए था। ईयर के बिगनिंग में हम लेकर आए रखवाला, फिर गंगा जमुना सरस्वती, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट है। एक हिस्ट्री है, इतना बड़ा स्टार कास्ट, इतनी बड़ी लागत की फ़िल्म थी वो। फिर आई उसी टाइम मेरी आई साली बरस तावली, जो एक बहुत ही क्यूट और बहुत ही एक कहते हैं कि लेकिन चलती हुई रेस में लंगड़ा घोड़ा टाइप हम लोग निकल गए आगे। तो साली बरस तावली इतनी पसंद की लोगों ने, इतनी पसंद की जिसे मैं बता नहीं सकती हूँ। और लोगों ने मुझे उसमें खूब सराहना किया। एंड कोठा एक डिफरेंट जॉनर की फ़िल्म थी, टोटली एक इंटेंस, एक गंभीर फ़िल्म। फिर आई मेरी जीना तेरी गली में, जो एक लव स्टोरी थी जिसमें मैंने एक मैच्योर कपल का रोल किया था। एक एक मैच्योर जो गृहिणी है उसका रोल किया था। सो इस साल मेरी सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म आई। कहीं तो सिर्फ खूबसूरत लगना था, जैसे गंगा जमुना सरस्वती में सिर्फ मुझे वहाँ पर सिर्फ ये करना था क्योंकि इसमें 3 सुपरस्टार्स थे। तो हम हीरोइन का काम था सिर्फ उनको, उनके साथ जो हीरोइंस होती हैं खूबसूरत दिखती हैं, डांस करती, गाना गाती हैं, वैसी फ़िल्म थी। उसके बाद मेरी आई साली बरस तावली, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़िल्म थी। कोठा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़िल्म थी। जीना तेरी गली में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़िल्म थी। तो डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्में आई इस बार, और टच वुड इस बार भगवान की दया से मेरी सारी फिल्मों ने बहुत अच्छा किया। जैसे मैंने कहा, कोठा नाम ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोठा जहाँ प्यार बिकेला, जहाँ पर प्यार बिकता है। एक एक औरत की कहानी है जो अनाथ है, जो इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, और कैसे वो उसका पति को वो अपना सब कुछ मान लेती है, बिकॉज एक ही उसके पास जीवन में एक ही रिश्ता है, वो पति का है। और कैसे किसी वजह से पति ही उसको धोखा दे देता है, और कैसे वो कोठा में पहुंचती है। ये पूरी कहानी उस लड़की की, उस औरत की है जो जाने अनजाने अपने पति से इतना एक ही नज़र में इतना प्यार कर पाती है, बिकॉज उसके लिए उसका पति सर्वस्व, उसके लिए सब कुछ है उसका पति, और वो पति उसे धोखा दे देता है और वो कोठा में पहुंच जाती है। सो इट्स वेरी बहुत दिल को छू लेने वाली फ़िल्म है वो, और दिल को छू लेने वाला वो कैरेक्टर है। मेरे ख्याल से जब हमने 22 डेज़ ये फ़िल्म की शूटिंग की थी, और 22 डेज़ ही मैं इस कैरेक्टर में थी, बिकॉज़ वो कैरेक्टर मुझे जीना था। जब तक मैं वो कैरेक्टर नहीं जीती, वो परफॉर्मेंस नहीं आती। सो उसे बहुत इंडियन भी लगना था, उसे बहुत मासूम भी लगना था, और कैसे कोठा में रहते उसे अपने आप को बचाना था, जहाँ सब लोग उसके ऊपर गिद्ध की तरह नज़र रखते हैं। तो वो पूरी जो स्ट्रगल थी पूरी फिल्म में, पूरी उसमें बहुत अनुभव, बहुत डिफरेंट एक फ़ील था। जैसे मैं हमेशा एक डिफरेंट काम करना पसंद करती हूँ। एक एज एन एक्टर मैं हर बार ऐसा कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट एक प्रोजेक्ट लूँ। मैंने आज तक माहितो नहीं किया था, हालांकि मेरी पहली फ़िल्म जो थी, मेरी करियर की पहली फ़िल्म थी जय माँ दुर्गा। उसमें माहितो था, लेकिन मैं उस माहितो से रिलेटेड नहीं थी। तो मेरे लिए ये पहली फ़िल्म थी जिसमें जहाँ मैं माहितो में रिलेटेड हूँ। और मैं मैहर माँ शारदा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। तो मेरे लिए एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट कहानी थी। एक एक कहते हैं ना कि मैंने कहा कि क्योंकि मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड भी थी कि क्या मुझे करना चाहिए माइथो, इस वक्त नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि माँ शारदा के नाम पे तो मुझे बिल्कुल करना चाहिए। तो वो सोच करके और एक डिफरेंट फ़िल्म करने के लालच में मैंने वो फ़िल्म की, माँ शारदा। एंड जो एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग ये माँ मैहर वाली के फ़िल्म के दौरान, जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे, आपको मैं बता नहीं सकती। वो बहुत ही एक कह सकते हैं आप, बहुत अलग से एक्सपीरियंस था। जब हम लोग ने पहले दिन मंदिर में शूट की, वो एक्सपीरियंस। और मैं कहूँगी मुझे उस एक शूटिंग के दौरान मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, एक आप कह सकते हो कि एक अलग सी कुछ एनर्जी उस दिन मुझे मिली थी, बिकॉज इतनी कड़ाके की ठंड होती थी वहाँ पर, 6 to 7 डिग्रीज़ वहाँ जहाँ पहुँच गया था डिग्री ठंड में। वहाँ मुझे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मुझे सिर्फ भीगते
भीगते हुए रहना था, बिकॉज़ वो बड़ा सा मटका मेरे सर के ऊपर रख करके मैं भीगते हुए माँ शारदा के मंदिर में चली जा रही हूँ सीढ़ियों से, एंड वो बार बार मैं भीग रही थी, बार बार सूख रही थी, बार बार भीग रही थी उसी कपड़े में, एंड सारा दिन लोग मुझे कह रहे कि तुम्हें देख के हमें ठंड लग रही है, एंड मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना शॉल ले रही थी, ना मैं कोई टॉवल ओढ़ रही थी। आई वॉज़ परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक थी। सबको लगा कि शायद मुझे बुखार हो जाएगा, बट नहीं, मुझे ना बुखार हुआ, ना मुझे सर्दी लगी। उतने कड़ाके की ठंड जहाँ लोग स्वेटर में दिन में भी रह रहे थे, और मैं भीगे हुए पूरे दिन, जो यात्री लोग थे वो लोग मुझे नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और ऐसे उनको लगा कि ऐसी कोई देवी माँ की भक्त है उस वक्त। और शायद मैं उस दिन सही में भक्त थी देवी माँ की, इसके लिए मुझे वो इतनी एनर्जी मिली। और पता नहीं क्यों, जब वो माँ जो मटका मेरे सर पे था वो लेकर के माँ के चरणों में मुझे पानी चढ़ाना था, और जब मैंने वो पानी चढ़ाया, मुझे पता नहीं मैं क्यों इतना रोने लगी थी। मुझे नहीं पता, मेरे आँख से सिर्फ आंसू गिर रहे थे, और मैं सिर्फ, हालांकि कुछ मांग नहीं रही थी, कुछ नहीं, मुझे लगा कि जैसे मेरे सारे दुख उन्होंने हर लिए हों, जैसे सारे दुख उन्होंने अपना लिया हो, उस पानी में मेरे सारे दुख बह गए, मुझे ऐसा लगा। सो एक अलग सा हल्कापन मुझे फ़ील हुआ। मैं अभी बोल रही तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, मुझे वैसा फ़ील हो रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी भी ना शब्द इतना आसानी से नहीं बोलती हूँ। तो आइटम सॉन्ग करने के लिए पहले जो हिम्मत वाला में कहानी थी, जो गाना था, उसमें यही था कि 5 रीजनल सुपरस्टार्स को लिया जाएगा, मराठी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और भोजपुरी। तो भोजपुरी से जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और ने कहा कि हम बिल्कुल साथ में करें। सो गाने का वैसा ही बोल था, क्योंकि मैं भोजपुरी के लिए गा रही हूँ, मैं पंजाबी के लिए, तो उनको चाहिए था, सो वो रिक्वायर्ड था। आइटम सॉन्ग्स आगे करूँगी कि नहीं, मुझे इतना अभी इस वक्त नहीं पता, बट आइटम सॉन्ग करने के पहले सबसे पहले मैं सिचुएशन सुनती हूँ, गाना सुनती हूँ, और सब चीज़ें कैसी है उस फिल्म में, क्या नहीं है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो डिपेंड करता है कि क्या सॉन्ग है, क्या सिचुएशन है, कौन सी फिल्म है, क्या बैनर है, क्या कैसे लोग हैं। मेरी हिंदी में इस वक्त इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बिकॉज़ मैं हिंदी से भोजपुरी में गई थी। हिंदी में मुझे ऑफर्स जो मिल रहे थे, आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। मुझे बहुत एज एन एक्टर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। बट हाँ, हिंदी फिल्मों से ये हुआ कि मुझे भोजपुरी में बहुत अच्छी फिल्में मिली, बिकॉज़ मेरी पहली फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे सुनील बुबना, वो मेरी रॉन्ग नंबर फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनके दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे एज परफॉर्मर वहाँ देखा, एंड उससे मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, सुहागन बना दे सजना हमार, भोजपुरी में। भोजपुरी ने मुझे बहुत सारी फिल्में दी हैं ऐसी, जिसमें मैं एज एन एक्टर अपने आप को एक प्रोमिनेंट जगह अपने आप को दे सकूँ, एज एन एक्टर अपने आप को साबित कर सकूँ। एंड मेरे डायरेक्टर्स लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा कि मैं वो सारे किरदार निभा सकती हूँ, एंड थैंकफुली मैं वो निभा पाई हूँ। मेरे लोगों ने, मेरे ऑडियंस ने वो चीज़ों को पसंद किया। मैं हर बार इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं इतनी पागल एक्ट्रेस हूँ कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ। हर बार मुझे मेरे मम्मी या डैडी, मम्मी तो नहीं, मेरे डैडी खास करके मुझे बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्यों अपने आप के करियर के साथ इतने सारे उतार चढ़ाव लगाना चाहती हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ डैड, मैं बोर हो जाती हूँ एक ही किस्म की एक्टिंग करते हुए, एक ही किस्म का रोल करते हुए मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे ऑडियंस भी कभी कभी सोचते, बट थैंकफुली मेरे ऑडियंस को शायद मेरा पागलपन पता होगा, इसलिए मेरी हर फिल्म को वो पसंद करते हैं, मेरे हर किरदार को वो पसंद करते हैं। जब मैं रवि जी की मम्मी का रोल कर रही थी, विदाई के इमीडिएटली बाद, विदाई जैसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद, एक हिस्ट्री बनाने के बाद, जब मैंने इमीडिएटली जो फिल्म मैंने साइन की थी रवि जी के साथ, वो थी बलिदान। और डायरेक्टर ने कहा कि तुम सोच कर जवाब देना ये फिल्म। तो मैंने इमीडिएटली सुना और मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ। तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप 2 दिन वक्त लीजिए, फिर आप हाँ बोलिएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें रवि जी की मम्मी का रोल मुझे करना था, एक 60 साल की बुढ़िया का रोल मुझे करना था। और मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं इस वक्त, जब विदाई जैसे एक हिट देने के बाद, अवार्ड लेने के बाद, मैं 60 साल की बुढ़िया का रोल कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने वो फिल्म की, एंड थैंकफुली लोगों ने पसंद किया। लोग समझ चुके हैं कि थोड़ी ये हमारी एक्ट्रेस जो थोड़ी पागल है, सन की है, कुछ भी कभी भी उठा करके हमें दे देगी। सो इसे, और मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे डायरेक्टर्स मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे एक्सेप्ट करते हैं, और उसके साथ साथ मुझे उस फिल्म के लिए अवार्ड भी दिया गया।
तो मैं खुश हूँ कि जब भी मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। मेरी जो पहली फ़िल्म थी, जैसे मैंने कहा, भोजपुरी ने मुझे हमेशा सब कुछ दिया है। भोजपुरी ने मुझे नाम दिया है, भोजपुरी ने मुझे शोहरत दी है और काम दिया है बहुत सारा। और भोजपुरी ने मुझे पहली मेरी सीरियल भी दुर्गेश नंदिनी मुझे उसी के लिए मिली थी। एंड जो सीरियल था मेरा दुर्गेश नंदिनी, एक बहुत ही निडर, बहुत ही साहसी लड़की का रोल था जो यूपी से, कानपुर से आती है, और मैं बहुत आसानी से वर्क कर गई। मैं ये कहूँगी कि दुर्गेश नंदिनी एज पर्सन मुझे बहुत चेंज किया। दुर्गेश व्यक्तित्व, मेरी पूरी पर्सनालिटी को दुर्गेश नंदिनी ने चेंज किया। पहले मैं थोड़ा सा कम बोलती थी। अगर कोई मुझ पर मतलब इन द सेंस अगर कोई बिना वजह मुझे परेशान भी कर रहा है तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती थी। तो कई बार लोग मुझे ग्रांटेड ले लेते। लोग सोचते थे कि अरे यार ये पागल है, बेवकूफ़ है, बेचारी मान जाएगी, बेवकूफ़ी कर दो इसके साथ, ये माफ़ कर देगी। बट आजकल मैं वो नहीं करती हूँ। मैं ना किसी को परेशान करती हूँ, ना अपने आप को परेशान होने देती हूँ। तो दुर्गेश नंदिनी ने मुझे एज पर्सन बहुत चेंज किया। आजकल पहले मैं बाहर बोलती नहीं थी, पहले अपने आइडियाज़ या व्यूज़ में रखती नहीं थी, ये सोच कर कि शायद सामने वाले को बुरा लग जाए या बुरा मान जाए। पर मुझे ऐसा लगता है उससे कई बार मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, मैंने अपनी हानि बहुत करवा चुकी हूँ इसी तरह से। बट उसके बाद मैं एकदम बिल्कुल बिंदास बोल देती हूँ। जो चीज़ मुझे गलत लगता है मैं बोलती हूँ, जो अन्याय के प्रति खड़ी भी होती हूँ। तो वो दुर्गेश नंदिनी का बहुत हैंगओवर रह गया था मुझे। 1 साल तक मैंने वो कैरेक्टर किया था और 1 साल तक मतलब उसके बाद भी मेरे को आज भी जब मैं जाती हूँ कहीं यूपी, बिहार में, कानपुर में या ऐसे सब जगह जहाँ लोकेशंस में जाती हूँ, तो मुझे जो यंग लड़कियाँ हैं, जो मेरी उम्र की लड़कियाँ थे, वो लोग आज भी मुझे दुर्गेश नंदिनी बोलते हैं। और मुझे ये बोलते कि आपने दुर्गेश नंदिनी बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा भाई मैंने बंद नहीं किया, वो चैनल का डिसीजन था। बोलते उस जैसा सीरियल हमने आज तक टेलीविज़न में देखा नहीं, तो हमेशा जो औरतें हैं वो सिर्फ रोती रहती हैं या उनको लोग परेशान करते, वो परेशान होती रहती हैं। और बट ये एक ऐसी लड़की थी जो लोगों को डंडे मारती थी और वही चीज़ हमको पसंद आता था। तो मैंने कहा मैं वही करूँगी, आज भी रियल लाइफ में वही करती हूँ अब। और अब उसके बाद फिर मैंने किया था मोहे रंग दे, कलर्स के लिए था वो। उसमें मैंने कमीनी भाभी का रोल किया था, नेगेटिव। जैसे मैंने कहा थोड़ी पागल है मैं, तो उसमें कमीनी भाभी का रोल किया था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। मुझे याद है मैं लखनऊ गई थी शूटिंग के दौरान, शूटिंग के बाद, और एक टैक्सी वाले ने आके कहा आप मधुमती भौजाई हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हमेशा रहती है। और अभी इस वक्त मैं आ रही हूँ मिसेस पम्मी प्यारेलाल में, मोहिनी भाभी, मोहिनी का कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें। बिल्कुल जैसे मेरा नाम है मोहिनी, सबको मोहित करती हूँ। और बहुत ही फ़नी, बिकॉज़ आज तक मैंने कॉमेडी नहीं किया कभी, फुल ऑन कॉमेडी कैरेक्टर। तो ये बहुत कॉमेडी है, एक कॉमेडी सीरियल है। मेरे लिए अगेन ये चैलेंज था कि क्या अब तक मुझे सिर्फ लोगों को मैं रुलाती आई हूँ या एक जैसे मेरा पहचान है कि गंभीर एक्ट्रेस है, बहुत मैच्योर, बहुत संजीदा रोल्स करती है, बहुत गमगीन एक्टिंग करती है कभी कभार। मुझे कई कई नाम दिए गए हैं भोजपुरी, मीना कुमारी और भोजपुरी, बहुत सारे ऐसे नाम मुझे दिए गए हैं। सब ने मुझसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने आज तक मुझे हंसा भी सकते हो, ये टैलेंट आज तक किसी ने देखा नहीं, मैंने खुद भी नहीं देखा था। बट एज अ चैलेंज मैंने मिसेस पम्मी प्यारेलाल में कर रही हूँ अभी इस वक्त। एंड मुझे खुद कभी कभी हैरत होती है कि मैं लोगों को हंसा भी सकती हूँ, और इस कदर हंसाती हूँ कि लोग हंसते हैं। एंड सारे लोगों ने, मतलब मेरे पास इवन रानी चैटर्जी ने भी फ़ोन किया, यार तुम हंसा भी सकती हो लोगों को, मतलब ये टैलेंट भी, ये पता नहीं था। सो इट वॉज़ वेरी नाइस कि जैसे जो पागलपंती मैं करती हूँ कभी कभार, उसमें मैं कामयाब होती हूँ। सो दैट इज़ व्हाट। मेरे ख्याल से भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग है, जहाँ लोगों को पैर मतलब स्ट्रगल कर के पैर घिस जाते हैं, चप्पलें घिस जाते हैं। भोजपुरी में हम 2 बार मिलते हैं, लोग तीसरी बार में हम फिल्म करते होते हैं। तो मेरे ख्याल से भोजपुरी फिल्म बहुत वेलकमिंग है। यहाँ पर हर नए एक्टर को बहुत इजीली चांस मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं अभिनय होता है, हर कोई काम करना चाहता है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि कि एक तो कम बजट में एक अच्छी फ़िल्म बनती है आजकल, आपकी एक रीजनल फ़िल्म बनती है, और आज उसका मार्केट बहुत बड़ा है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का मार्केट बहुत बड़ा है। सो इस वजह से मेरे ख्याल से हम लोग नए लोगों को भी चांस देते हैं कि नहीं भाई,
इनको भी ले लेना चाहिए, उनको ले लेना चाहिए। सो इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो बहुत अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री नए नए लोगों को, नए कलाकार हो चाहे या फिर नए डायरेक्टर्स हो, सबको चांस देती है। जहाँ फेमिना में लोग लाइक फिल्म फेयर में लोग कवर पे आने के लिए या एक सेंटर पेज ग्रैब करने के लिए बहुत साल या बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ मुझे बहुत आसानी से मिल गया था। एंड ऑलवेज वही थैंक्स टू भोजपुरी इंडस्ट्री। जैसे फिल्म फेयर लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी हमें एक रीजनल सिनेमा को एक पेज या जगह देनी है, तो दे स्टार्टेड ऑफ विद भोजपुरी। एंड जहाँ हीरोइंस की बात है तो सबसे पहले हीरोज़ जहाँ से शुरू हुए तो मनोज जी थे। जब हीरोइंस की बारी है तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम रखा आगे। सो आई फील ऑनर्ड कि इतने साल काम करने के बाद लोग मुझे वो जगह देते हैं कि जहाँ वो पहली प्रायोरिटी में मुझे रखें, या मुझे कि कोई भी पहला चीज़ हो तो वहाँ पर मेरा नाम रखा जाता है। एक रिस्पेक्ट, वो प्रेस्टीज, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे परिवार में फ़िल्मों से कोई नहीं है, मैं अभी इकलौती हूँ मेरे परिवार में। मेरे पापा डिफेंस में थे और हम बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत सिंपल लड़की हूँ मैं। हालांकि अगर मैं हीरोइन नहीं हूँ तो घर पे मैं बिल्कुल आम लड़की की तरह काम करती हूँ, चाय भी बनाती हूँ, कभी कभी झाड़ू पोछा भी करती हूँ आज भी। और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं काम नहीं करती हूँ तो सिर्फ अपनी माँ और पापा की बेटी होती हूँ। तब मैं कोई हीरोइन नहीं होती, कोई स्टार नहीं होती हूँ। मैं सारी चीज़ें अपने बिल्कुल जैसे आपके घर में कोई बेटी होगी, मैं बिल्कुल वैसे रहती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने आज भी मुझे वैसा ही पाला है। आज भी उनके लिए मैं वही छोटी सी बेटी हूँ, कोई स्टार नहीं हूँ, कोई हीरोइन नहीं हूँ। जितना प्यार वो मुझसे करते उतना ही ज़्यादा प्यार मेरी बहन से करते हैं। और मेरी एक छोटी बहन है जिसकी अभी भी शादी हुई है। मेरे लिए वो मेरी जान है, छोटी सी मेरी बेटी जैसी है वो। तो ये मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, लेकिन जिनके बगैर हम अधूरे हैं। मैं बचपन से शुरू करती हूँ फिर अपना कहानी। बचपन में एज अ गर्ल मैं एक मतलब जैसे अब बोलती हूँ इतना, या मैं लोगों के सामने उठती बैठती हूँ, बचपन में बिल्कुल वैसे नहीं थी। मैं बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की, बहुत घर में रहने वाली लड़की। मेरे कोई दोस्त ज़्यादा नहीं होते थे, जिनके 2 या 3 दोस्त होते थे, वो आज तक मेरे दोस्त हैं, बस वही दोस्त हैं मेरे। तो मेरी मम्मी को बड़ी परेशानी होती थी ये सोच के, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही बेकार स्टूडेंट थी। सिर्फ एक ही चीज़ ज़िंदगी में अच्छा कर पाती थी, वो था डांस। भरतनाट्यम डांस करती थी मैं बचपन से। मेरी मम्मी को बस यही सोच के परेशानी होती थी कि मैं बड़े होकर क्या करूँगी, अपनी रोज़ी रोटी कैसे कमाऊँगी, क्योंकि ना मैं पढ़ाई में अच्छी, जो मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली है। दूसरी बार 9 to 5 जॉब मैं कर नहीं सकती थी, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती थी। तो मुझे मेरी मम्मी बड़ा परेशान होती थी। मम्मी ने ये सोचा कि ठीक है 20-22 की उम्र में इसकी शादी करवा देंगे, 25-23 की उम्र में इसको बच्चे हो जाएंगे, ठीक हो जाएगी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मैं डांस में बहुत अच्छी थी, तो मेरे मम्मी के एक दोस्त थे, उनके स्कूल फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि यार आपकी बड़ी बेटी जो है उसको फिल्मों में क्यों नहीं डालते हो। फिल्म तो दूर दूर तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि फ़िल्म में भी कर सकती हूँ। एक बार के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट भी बन सकती थी, लेकिन फ़िल्म तो डिफेंस में, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली, एक फ़ौजी फैमिली के घर में, जहाँ दूर दूर तक कोई हिसाब किताब ही नहीं। एक बार के लिए डांसर बन सकती थी, भरतनाट्यम डांसर बन सकती थी, फिल्म हीरोइन नहीं बन सकती थी। खैर जो भी है, मैं कहूँगी उन्होंने कहा कि ठीक है फ़ोटोग्राफ्स दे दो, हम ही कोशिश कर लें। तो उन्होंने सबसे पहले एड एजेंसीज़ में मेरे फ़ोटोग्राफ्स डाले एंड अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं पहले ऐड के ऑडिशन में मैं गई और वहीं पर मैं सिलेक्ट हो गई थी। मेरे पहले ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे पता नहीं था। तो पहले 2 दिन मैंने ऐड किया था कैल्विनेटर का, और मुझे उस दिन 30,000 रुपये मिले थे। 30,000 रुपये एक 14 साल की लड़की के लिए बहुत था। सो एंड मैंने कहा अच्छा ये टैलेंट भी इतना पैसे कमा सकते, वो भी नहीं पता था। एंड ऐसे करते करते 2-3 एड्स मैंने की, एक के बाद वो कहावत होती है कि एक से आपको दूसरा काम मिलता है, दूसरे से चौथा काम मिलता है आपको। तो वो एक काम से मुझे 2-3 एड्स मिले, 2 वीडियो एल्बम्स मिले, और उसके बाद मुझे वही एड से मुझे एक बंगाली फ़िल्म मिली, जय माँ दुर्गा। मेरे जीवन की वो पहली फ़िल्म थी, मेरी करियर की वो पहली फ़िल्म थी, बंगाली फ़िल्म जय माँ दुर्गा। एंड
उस फ़िल्म के लिए मुझे सिर्फ 10,500 रुपये मिले थे पूरी फ़िल्म के लिए। बट मैं बहुत खुश थी कि मैं फ़िल्म की हीरोइन हूँ। और बड़े बड़े लोग थे उसमें, अरुण गोविल जी थे, देबुश्री रॉय थी, मैं थी, अभिषेक चैटर्जी मेरा हीरो था। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं बंगाली फ़िल्म की हीरोइन हूँ। एंड फिर उससे मुझे दूसरी बंगाली फ़िल्म मिली, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर सुनील उसके प्रोड्यूसर थे, जीवन जुद्दो, जो बांग्लादेश के साथ वो कोलैबोरेशन में फ़िल्म बनाई गई थी फ्रेंडली टर्म्स में। एंड उसके बाद मुझे एक तेलुगु फ़िल्म मिली, एक तमिल फ़िल्म की, फिर हिंदी फ़िल्म की, हिंदी से फिर मुझे भोजपुरी फ़िल्म मिली। तो ये रहा मेरा स्ट्रगल। हालांकि स्ट्रगल हर ज़िंदगी में होता है, हर लाइफ में होता है, हर फील्ड में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होता है, हर फील्ड में स्ट्रगल होता है। सिर्फ स्ट्रगल को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी किसी को लगता है कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, और किसी को लगता है कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी लगता है कि नहीं, हमने कुछ स्ट्रगल नहीं किया। तो मैं ये कहूँगी कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया। भगवान की दया थी कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता रहा, बिना कुछ लेकिन कि पापड़ बेले, बिना पैर घिसा के, बिना चप्पल घिसा के। सो आई एम थैंकफुली, मुझे इतनी परेशानी इसलिए और नहीं महसूस हुई होगी शायद क्योंकि मेरे पास मेरे मम्मी पापा थे, उनका सपोर्ट था, उनकी बिकॉज़ मुझे ये चिंता नहीं थी कि मुझे 2 रोटी कमानी है। मुझे ये उस वक्त ये था कि मुझे सिर्फ काम करना है, मेरा शौक़ पूरा करना है। तो शौकिया तौर से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आई, इस लाइन में मैं आई सिर्फ शौकिया तौर पे। दो मम्मी को लगा ठीक है 2-4 साल करेगी बेटी, उसके बाद करेगी। बट थैंकफुली मैं सच्ची भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज सब कुछ दिया है। मुझे अवार्ड्स दिए हैं, मुझे नाम दिया है, मुझे शोहरत दी है, मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, एक बहुत क्यूट और बहुत प्यारी सी सिस्टर दी है, बहुत अच्छा परिवार मुझे दिया, जिसके वजह से शायद आज मैं यहाँ टिकी हूँ, बहुत आराम से रिलैक्स वे में काम करती हूँ। सो आई थिंक जस्ट माई मॉम एंड डैड एंड गॉड। मेरी पहले फिल्म के डायरेक्टर थे सुनील सिन्हा जी और प्रोड्यूसर थे सुन बुबना जी। मेरी पहली फिल्म थी सुहागम बना द सजना हमार। और मुझे याद है, इस छोटा सा एक इंसिडेंट दूंगी। सुनील बुबना जी ने पहले ही 6 महीने फिल्म में कास्ट करने के 6 महीने पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि मैं उस फिल्म की हीरोइन होने वाली हूँ, जबकि मुझे खुद नहीं पता था। जब उनकी फिल्म पेपर वर्क पे थी तभी उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया था, क्योंकि वो सेट पे उन्होंने मुझे देखा था, रॉन्ग नंबर के सेट पे काम करते हुए। एंड वहाँ से फिर मुझे मेरी जो भोजपुरी में जो मेरा आगमन हुआ जो मैंने शुरू की। एंड मेरी पहले फिल्म के ट्रायल के बाद कुणाल जी वहाँ आए थे हमारी फिल्म के ट्रायल में देखने के लिए। मैं तो बिल्कुल नई थी, तो मुझे लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। तो मेरी मम्मी जो है एकदम लास्ट वाले कॉर्नर वाले सीट पे बैठे हुए थे, सब लोग आगे बैठे हुए थे। और कुणाल जी आए और ट्रायल वायल देखा, उसके बाद सब चले गए बाहर, मैं और मम्मी आखिर में निकले थे। तो कुणाल जी आगे जाकर के वेट के बताए, नहीं मुझे उस लड़की से मिलना जिसने सावित्री का रोल किया था। तो बताए कौन है वो, आई है आज यहाँ पर? तो मैंने कहा जी साहब वो मैं हूँ। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और उन्होंने कहा था बेटी तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत टाइम के बाद मैंने स्क्रीन पे एक बहुत अच्छी अदाकारा देखी है। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जानती थी उस वक्त कि कुणाल जी कौन है इंडस्ट्री के। तो इतने बड़े एक्टर्स से, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स से ये बातें आना, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के जो मुझे शायद दुआएं दी थी, तो आज शायद उनके कहीं ना कहीं उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत अच्छी अदाकारा हो, बस ऐसे ही काम करना। मैंने कहा जी सर बिल्कुल। और मेरी पहली फिल्म के शूटिंग के दौरान जो पहला दिन था मेरा, वो ये था कि मैंने पूरे 2 पेज का मोनोलॉग बोला था, डायलॉग सिर्फ मैं बोल रही थी भोजपुरी में। और उसके बाद क्योंकि पहले दिन ही हमने फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया था, और उस पहले दिन के बाद जो मुझे तालियां मिली थी फर्स्ट डे। और मुझे इतना याद था कि बुना जी जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, शुरू करने के पहले उन्होंने मुझसे इतना कहा था, रिंकू तुम्हें मैंने चैलेंज के तौर पर लिया, इस फिल्म में मैंने लिया है। मैंने लोगों से चैलेंज किया कि ये लड़की जो है ये दिखा देगी व्हाट इज़ एक्टिंग। सो मैंने कहा और वो मेरा नाम तुम्हें रखना है, उसे नीचे नहीं आने देना। मैंने कहा नहीं सर मैं बिल्कुल नीचे नहीं आने दूंगी। तो कभी भी मैं जब भी परफॉर्मेंस कहीं करने जाती हूँ तो ये 2 लोग जो हैं हमेशा मेरे जहन में रहते हैं। एक बुबना जी जिन्होंने कहा कि आज मैंने चैलेंज के तौर पे तुम्हें हीरोइन लिया है, तुम्हें मेरा नाम रखना है।
और एक कुणाल जी जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बस ऐसे ही अच्छे से काम करना। तो जब भी मैं कोई फ़िल्म करने जाती हूँ तो ये 2 लोग मेरे ज़हन में रहते हैं, तो शायद इन्हीं लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कर पाती हूँ जो मैं कर रही हूँ। शायद मेरी बहुत एक आध नहीं है, बट है, जैसे सुहागन बना द सजना, हमारी की जो पहली जो कैरेक्टर थी सावित्री, वो विदाई, मतलब कोई मुझसे अगर नींद में भी उठा करके पूछे भाई तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी थी, फेवरेट अदा मतलब फेवरेट कैरेक्टर, तो मैं शायद नींद में जब हाँ विदाई थी सुगंधा मेरा कैरेक्टर था, वही मेरा कैरेक्टर सबसे फेवरेट है, शायद मैं ऐसे बोलूँ। मतलब वो नींद में भी मुझे बेहोशी के हाल में भी पूछेंगे तो शायद मेरा सबसे पहला नाम वही होगा, विदाई, सुगंधा का कैरेक्टर। सुहागन बना था सजना अमर सावित्री का कैरेक्टर, बलिदान फिल्म में रवि जी की मम्मी का कैरेक्टर, और सैया ड्राइवर बीवी खलासी, जिंदगी हगारी सैया ड्राइवर बीवी खलासी में दुलारी का कैरेक्टर। ये 4 कैरेक्टर्स है जो मुझे बेहद पसंद है, और एज एन एक्टर मुझे हमेशा वो कहते हैं ना कि एज पे रखा गया था, तलवार की नोक पे मैं चलती थी उस वक्त, ये जब कैरेक्टर्स मैं करती थी तो बहुत मज़ा आता था ये सब कैरेक्टर्स करने में। इसमें एक बहुत ही मॉड कैरेक्टर है मेरा, बहुत ही आउटरेजियस मॉडर्न कैरेक्टर, मतलब बॉम्बे से पढ़ कर गई हूँ गाँव में एकदम, और ठाकुर की बेटी हो तो वो रॉबीला कैरेक्टर है बहुत, बट कहीं ना दिल की बहुत अच्छी है। और जो एक स्टूपिड सी प्रथा उसके गांव में चलती है जिसे वो बिल्कुल नहीं मानती है, और उसके अपोज वो खड़ी होती है इनफैक्ट, क्योंकि और वो प्रथा कहीं अनफॉर्चुनेटली उसी के घर से, उसी के ख़ानदान से शुरू होती है। तो कैसे वो एक लड़की अपने ख़ानदान के अगेंस्ट खड़ी होती है, अपने अपने ठाकुर वंश के अगेंस्ट खड़ी होती है, और इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए कैसे वो हीरो का सहायता करती है, और वो पूरे गांव से उस प्रथा को कैसे वो ख़त्म करती है। मैं ये बताऊंगी तो सारे एक्टर मुझसे नाराज़ नहीं हो जाएंगे खैर फिर भी बताऊंगी, इट्स नॉट डिप्लोमेटिक का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। रवि जी एक ऐसे एक्टर हैं, एक ऐसी को स्टार हैं जिनके साथ काम करते हुए मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस से मैं सीखती हूँ, और जब भी मैं उनके साथ काम करती हूँ तो मैं अपना दिमाग और कान हमेशा खुले रखती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी बातों बातों में ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट या ऐसा कुछ एक बोल जाएंगे जिससे मेरे साथ वो सारी ज़िंदगी वो चलती है, वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है। तो एज एन एक्टर, एज ए को एक्टर, मेरे ख्याल से रवि जी से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बिकॉज मेरे को ना सीखना बहुत पसंद है। तो वो भूख मेरे अंदर बहुत है, जब भी मेरे सामने कोई एक्सपीरियंस्ड एक्टर तो वो एकदम वो भूख रहते कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या बोलते क्या नहीं बोलते, तो वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं रवि जी से सीखती हूँ। रवि जी एज अ को स्टार में वो सिर्फ ना कि सिर्फ अपने हीरोइन या को आर्टिस्ट से नहीं, बल्कि अगर उनका एक लाइन जूनियर आर्टिस्ट के साथ भी है तो वो उनके साथ भी रिहर्सल करते हैं। तो ये चीज़ मैं रवि जी से सीखती हूँ कि एक सेट पे आके एक एक्टर को कैसे रहना चाहिए। मनोज जी के साथ बहुत प्यार से, एकदम मधुरता के साथ हम काम करते हैं। बहुत प्यारे इंसान हैं, बिल्कुल जैसी उनकी आवाज़ है, जैसे वो गाते हैं वो बिल्कुल वैसे इंसान है। बहुत ही ज़्यादा भोले भाले इंसान है और खूब मस्ती करती हूँ उनके साथ। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं मनोज जी को बोलती, मनोज जी ऐसी मत कीजिए, मनोज जी ऐसे रोमांस कीजिए, कितने साल हो गए मैं अभी तक आपको रोमांटिक हीरो, मतलब अभी तक आपको मैंने रोमांस नहीं सिखा पाई। तो मैं मनोज जी के साथ ऐसे ऐसे मस्ती करती हूँ। बेचारे बहुत सीधे हैं, बहुत भोले वाले हैं, बट बहुत अच्छे इंसान हैं। और दिनेश जी इज़ थरो प्रोफेशनल। दिनेश जी के साथ ये होता है कि आओ भाई काम करो, लेट अस हैव सम गुड वर्क। उसके बाद सेट पे 9 to 9 हम लोग काम करते हैं। जितना सेट पे बातचीत होती है, खेल कूद होता है, मजाक मस्ती होती है। एंड दिनेश जी के साथ इतना पता है कि भाई अगर दिनेश जी ने ये डेट्स दिए हैं प्रोड्यूसर को तो वो डेट्स हमारे फिक्स होंगे, उसके अलावा हमारे डेट्स हिलेंगे नहीं। सो वी नो कि हाँ दिनेश जी ने ये डेट्स दी तो दैट्स परफेक्ट। उसके आसपास के, उसके आगे और पीछे के डेट्स हम वर्कआउट कर लेते हैं बहुत प्यार से। तो दैट इज़ वन थिंग। हर एक्टर से हर एक्टर के साथ एक डिफरेंट इक्वेशन है। दिनेश जी ऑलमोस्ट हम लोग एक एज के हैं तो खूब मस्ती करते हैं। वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स, दिनेश जी और हम। एंड सेम इज़ विद पवन जी ऑल्सो। पवन जी के साथ हालांकि हमने ज़्यादा काम नहीं किया, बट पवन जी इज़ फन वर्क। इज़ अगेन वो बेचारे बहुत एकदम टिपिकल। सबसे मज़ा आता है जिस तरह से वो बोलते तुम मुझसे इंग्लिश में बात करो, वो मुझसे भोजपुरी में बात करते, तो मैं उनसे इंग्लिश में बात करती हूँ, वो मुझसे भोजपुरी में बात करते। तो दिस इज़ ऑल, वी ऑल हैव फन। मतलब बेसिकली जब भी मैं सेट पे होती किसी इन हीरोज़ के साथ तो खूब मस्ती से हम लोग काम करते हैं। इट्स ऑल फन 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 फन। हाँ, बट सीखती सबसे ज़्यादा मैं रवि जी से हूँ। मैं आउट एंड आउट एक नेगेटिव रोल करना चाहती हूँ। अगेन पागलपंती है मेरी, आई नो दैट पागलपन हूँ, थोड़ा सा पागलपन है मेरे अंदर, कीड़ा है वो।
सो बट हाँ, मैं आउट एंड आउट एक नेगेटिव रोल करना चाहती हूँ, समथिंग लाइक जो एतबार में प्रियंका चोपड़ा ने किया, या कह सकते हो अंजाम का शाहरुख खान इन फीमेल वर्जन, कुछ इस तरह का, लाइक टोटल नेगेटिव, थोड़ा सा लाइक लोगों को लगे कि यार कितनी कमीनी है ये इस तरह से रिएक्शंस आए, तब मज़ा आए। और मैं उस फिल्म के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड भी लेना चाहूँगी। अगर नेगेटिव करूँ तो आई विल मेक श्योर दैट वो नेगेटिव का अवार्ड फिर मेरे पास आए अवधेश के पास ना जाए और समथिंग लाइक सदमा में जो श्रीदेवी जी ने एक्टिंग किया था, सदमा इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, समथिंग लाइक दैट, या उस तरह का। मुझे बलराज साहनी बहुत पसंद था, इज़ एन ओल्ड टाइम एक्टर, बट मुझे बहुत पसंद था बलराज साहनी। बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग से, बहुत नेचुरल एक्टिंग, जहाँ पर लोग तभी उस वक्त बहुत लाउड करते थे, बहुत मेलोड्रामेटिक रोल्स करते थे, एक्टिंग करते थे, वो बहुत सटल, बहुत सादगी से अपनी परफॉर्मेंस करके निकल जाते थे। एंड इम्पैक्ट, उनका जो इम्पैक्ट होता था वो सुपरस्टार भी सामने खड़े होते थे, वो अपना निकल के आगे कर जाते थे, वो देखते रह जाते थे लोग। सो डेफिनेटली बलराज साहनी एंड आर लिविंग लीजेंड हु एल्स, अमिताभ बच्चन जी, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, बिकॉज ही इज़ सो परफेक्ट कि उनके हर रोल्स में वो इतने परफेक्टली वो करते हैं, बिल्कुल पिक एंड पैक, एकदम लाइक टॉप टू बॉटम परफेक्ट होते हैं वो। सो वो चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत सीखनी है। अब मैं एक का नाम नहीं ले सकती, आई एम सॉरी, आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री मेरी फेवरेट स्टार ऑफ कोर्स है श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, एज एन एक्टर विद्या बालन। एंड फ्रेंड्स की जहाँ तक आप बात करो इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री, ऑफकोर्स रानी चैटर्जी जो में बहुत अच्छे दोस्त हैं। लोग कई बार बोलते हैं दो सुपरस्टार्स दोस्त कैसे हो सकते हैं, वो भी लड़कियाँ, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, रानी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कई बार बातें करते हैं, एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, और एक दूसरे को बोलते तूने इसमें बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया, तो इसमें अच्छी नहीं लग रही है। वो मुझे बोलती है रिंकू क्या किया तुमने, बहुत गंदा काम किया यार, रिंकू तुमने इसमें अच्छी नहीं लगी, तुमने ऐसे बाल क्यों बनाए, वो बाल तुम्हें सूट नहीं करते हैं। तो इस तरह के हम लोग फ्रेंडशिप निभाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी उसका मैंने कहा कि फ़ोन आया था पम्मी प्यारे लाल देखने के बाद, और सी जो मेरी खिंचाई की मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुहागन बना दे सजना हमारे के साथ जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था वो तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था, लाइक लोग बहुत तालियां बजा रहे थे। विदाई के दौरान जब मैं शूट कर रही थी, स्पेशली जब एक गाना था फिल्म में कि हम के तू ससुराल से बुलवा ले हमारे बाबूजी, वो गाना जब हम पिक्चराइज़ कर रहे थे और जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि दहेज ना मिलने की वजह से सास ससुर उस पर कितना अत्याचार कर रहे हो, बिना कुछ बोले वो अत्याचार सहन कर रही है। और वो जब गाना हम पिक्चराइज़ कर रहे थे, मैं जो एक्सपीरियंस करके मैं एज एन एक्टर जो परफॉर्म कर रही थी सो कर रही थी, बट मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए जब वहाँ की जिस घर में हम शूटिंग कर रहे थे, उस घर की औरतें जो वो रो रही थी, जो मेरी तकलीफ़ को वो लोग महसूस कर रहे थे, जो मैं परफॉर्म कर रही थी, वो तकलीफ़ को जो वो महसूस कर रहे थे, तभी मैंने समझ लिया था दैट शायद मैंने करेक्ट पिन में हाथ रखा है, एक करेक्ट हथौड़ा मैंने मारा है। तो एज एन एक्ट परफॉर्म करते वक्त हम कई बार इमोशन हुए थे उस फिल्म के दौरान, बट जो लाइव रिएक्शंस हमको मिल रहे थे विदाई के दौरान, वो मेरे लिए बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मतलब वो शायद मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे लोग मुझे उसी वक्त मतलब क्या कहते हैं उसे, उसी वक्त मुझे देख कर के वो रोने लगते थे। इस तरह से वो फिल्म हमने पूरी की विदाई। और उसमें एक डायलॉग है मेरा पूरी फिल्म में, पूरी सीन एक बहुत अच्छा सीन है बाप और बेटी के बाप और बेटी के बीच में, कि जब पहली बार बेटी की शादी के बाद बाप ससुराल में आता है उससे मिलने के लिए, तो देखती कि अभी तक मेहंदी उसकी उतरी नहीं है बेटी की, और वो बर्तन धो रही, इतने सारे लाइक एंड बहुत उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, नई दुल्हन है, और बाप उसको बोलता है, क्योंकि बाप भले ही करीब है लेकिन उसके लिए उसकी बेटी राजकुमारी से कम नहीं थी, और उसको अपनी हैसियत के हिसाब से राजकुमारी की तरह वो रखता भी था। तो जो कन्वर्सेशन है कि तेरे सर पे एक दिन तेल नहीं पड़ता था तो तेरा सर दुखता था, तेरे दाल पे एक दिन घी नहीं पड़ता था तो कहती थी कि आज दाल नहीं खाऊंगी, दाल में नमक बहुत ज़्यादा है। और मुझे
वो सीन करते वक्त मेरे को एक्चुअली में रोना इसलिए आ गया था बिकॉज़ मैं दाल पसंद नहीं करती हूँ। मैं बचपन में जब भी दाल बनता था घर में तो मम्मी से कहती थी कि मुझे भूख नहीं है। दाल देखती तो मेरा दिमाग ख़राब होता था। मम्मी कहती थी, मम्मा आज मुझे भूख नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो मेरे पापा मुझसे कहते थे, क्यों आज दाल बना है इसके लिए तुम खाना नहीं खाओगी? लाइक दाल के साथ कुछ और भी है वो खा लो। तो दाल बना है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊँगी। सो जब मैं वो सीन कर रही थी तो अचानक मुझे मेरे पापा याद आ गए। हालाँकि एज़ एन एक्टर मैं कभी अपने पर्सनल लाइफ को सोच करके इमोट नहीं करती हूँ, मतलब इमोशनल नहीं होती हूँ। बट वो सीन के दौरान मुझे मेरे पापा याद आ गए थे। मेरे पापा कहते हैं कि आज दाल बनाना इसलिए खाना नहीं खाएगी। तो मेरे को वो इतने नेचुरली मुझसे वो मैंने बोला था, इतने नेचुरली वो इमोशंस थे मेरे पापा के लिए। एक बेटी, मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ सॉरी। मतलब एक बेटी का एक पिता के प्रति जो कन्वर्सेशन था वो इतना नेचुरली हुआ दैट जब मेरा डायरेक्टर ने कट बोला असलम जी ने, और वो मतलब 20 दिन के शूटिंग के बाद उन्होंने पहली बार मुझे गले लगाया था कि तुमने आज बहुत अच्छा किया। 20 दिन की शूटिंग कंप्लीट हो गई, पूरी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और तब उन्होंने मुझे गले लगा कि आज तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और कैमरा से हटने के बाद मुझे तो मेरा वो जो कहाँ जहाँ जिसमें ब्लू आई जिसे कहते, जिसमें से मैं कैमरा देखता वो गीला हो गया बिकॉज तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो प्रॉबेबली शायद वो मैंने कहीं ना कहीं वो मेरी आत्मा से वो परफॉर्मेंस थी। तो आज भी जब मैं वो फिल्म देखती हूँ, वो सीन देखती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है वाओ, ख्याल तो अच्छा है, नॉट बैड। कि वैसे हर एक्टर के अंदर एक छोटा सा डायरेक्टर छुपा होता है, कीड़ा होता है उसके अंदर। बट अभी बहुत जल्द है इस बारे में कहना, लेकिन हाँ आई वुड लव टू। थॉट बहुत अच्छा है कि मैं डायरेक्शन करूँ और एक्टर्स को डायरेक्ट करूँ। सोचना पड़ेगा इस बारे में। वो नेवर नो, शायद देख सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी ना नहीं बोलती हूँ। आई नेवर से नेवर। सो हो सकता है फ्यूचर में आप देख सको, येस दैट आई माइट डायरेक्ट और आई माइट नॉट डायरेक्ट, लेट्स सी। जैसे हम फिल्म करते हैं तो डेफिनेटली एक फ़िल्म के लिए हम 15-20 दिन तक बाहर जाते हैं, उसके बाद आते हैं 2-3 दिन का। डेफिनेटली मैं अपना स्केड्यूल इस तरह से रखती थी कि मुझे 2-3 दिन वक्त मिल जाए घर पे स्पेंड करने का, बिकॉज़ मैं बहुत होमसिक हो जाती थी 15-20 दिन के बाद। तो वो चीज़ होता था कि हाँ 2-3 दिन का गैप मुझे मिलता था, एंड उसके बाद मैं अगली फ़िल्म के शूटिंग में जाऊँ। सीरियल में ये होता है कि मैं सवेरे जाती हूँ, रात को आती हूँ। बट इस दौरान मैं अपनी मम्मी के साथ कांस्टेंट टच में होती हूँ कि दोपहर में एक फ़ोन कर लिया, सुबह एक फ़ोन कर लिया, शाम को एक फ़ोन कर लिया। तो इस तरह से मैं टच में रहती हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हूँ। बहुत ज़्यादा अलग फैमिली में रहना पसंद करती हूँ। जहाँ मौका मिले नहीं कि फ़ैमिली के साथ रहना, वापस आना चाहती हूँ, फैमिली में वापस आना चाहती हूँ। मेरा फेवरेट टाइम पास मेरे घर पे मेरी मम्मी के साथ ही होता है। या तो हम टीवी देखते हैं, या बैठ के गप्पे करेंगे, या कुछ नहीं तो लोखंड वाला चले जाएंगे, और ऐसे ही टुक टाक जो मन में आए थोड़ा बहुत खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, टाइम पास करेंगे। सो बेसिकली, और मेरी नानी भी यहीं रहती है, मेरी मासी भी यहीं रहती है, सब लोग हम लोग यहीं रहते हैं, आसपास के एरिया में ही रहते हैं। तो वी हैव अ ह्यूज, मतलब मुझे टाइम पास के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे घर में रहना बहुत पसंद है। जब मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं घर पे होती हूँ, घर पे टाइम स्पेंड करती हूँ। ये मेरे लिए अनवाइंड है कि अपने आप को अपने काम से, अपने फ़िल्मी जगत से, अपनी फ़िल्मी दुनिया से कैसे अपने आप को अलग रखती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं खुद हूँ, यहाँ मैं ना कोई रिंकू घोष हूँ, ना कोई स्टार हूँ, ना कोई सुपरस्टार हूँ, ना कोई एक्टर हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं रिंकू हूँ, दैट्स इट। मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है। मेरी गाल देख रहे हैं कितने मोटे मोटे हैं, ये सिर्फ मेरी मम्मी के हाथ का कमाल है। ये मैं कभी ज़िंदगी में पतली नहीं हो सकती बिकॉज़ मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरी मम्मी बहुत अच्छा मछली चावल बनाती है। बंगाली हूँ तो मछली के बगैर तो लाइक, अगर मान लीजिए 2-3 दिन हो गया मछली नहीं बनी, भले ही चिकन बने, मटन बने, अंडा बने, जो भी बने, पर अगर मछली नहीं है तो लगता है मम्मी कुछ तो है, पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नहीं समझ में आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो मछली बनना ज़रूरी हमारे घर पे 2-3 दिन के बाद। मछली मुझे बहुत पसंद है, बैंगन फ्राई मुझे बहुत पसंद है। माई फेवरेट कलर, ऑल टाइम फेवरेट कलर इज़ ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट। उसके अलावा रेड। ऑफ लेट मेरी मम्मी की वजह से बहुत सारे कलर्स मेरे वार्डरोब में हैं, अदरवाइज़ जब भी अलमारी खोलती थी मोस्टली सिर्फ ब्लैक्स एंड वाइट्स होते थे। तो वो देख कर के मम्मी परेशान होकर के शी मेक श्योर दैट अभी ब्लैक्स एंड वाइट्स ना सारे कलर्स हो। तो थैंक्स टू हर, मेरी मम्मी इज़ द कलरफुल एलिमेंट इन माई लाइफ
भोजपुरी में जहाँ मैं कम से कम नहीं तो 5-6 फ़िल्में एक साल में करती थी, डेफ़िनेटली शायद 2 या 3 फ़िल्में हो जाए। तो ये थोड़ा-सा मैं दोनों को मुझे मैनेज करना होगा। फ़िलहाल इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि मैंने डे 1 से ये रूल बनाया है कि जब तक मैं फ़िल्म को लेकर के फ्लोर पे नहीं जाऊँ, तब तक मैं उसकी अनाउंसमेंट नहीं करती या उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस आप कह सकते हैं कि वो सुपरस्टिशियस है थोड़ा-सा मेरे अंदर। आई एम वेरी बैड विद फैशन सेंस। मेरे ये सारे मतलब बहुत सिंपल। आप नॉर्मली मुझे जीन्स एंड टी शर्ट में देखो, आई एम नॉट वेरी, मतलब एक होता है ना कि जैसे हीरोइंस नॉर्मली होती हैं कि नहीं घर से बाहर निकलो थोड़ा डेक्टअप होकर निकलो, अच्छे कपड़े पहन के निकलो। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्टूपिड से लूज सी टी शर्ट पहन के निकल जाती हूँ, अंदर नीचे एक जीन्स होती, दैट्स इट। और या तो बाल खुले होते या पोनीटेल होता है, दैट्स इट। मेकअप भी नहीं करती हूँ। आप मुझे शायद रास्ते में देखेंगे तो। मेरे साथ एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ, सुनाऊँ? टीवी पे सुनाना सही रहेगा? बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये मैं इतनी सिंपल हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ, मेरी नानी सामने एक बिल्डिंग में रहती है, मेरी मासी भी सामने की एक बिल्डिंग में रहती है। तो मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी नानी भी। तो नानी ने कुछ स्पेशल बनवाया था और माँ ने बोला कि आके लेके जाओ करके, और मेरे सर में खूब सारा तेल था, एकदम तेल चपट के। मैं नानी के घर गई थी, नानी ने कहा कि मासी को भी देते चले जाना। और मासी की बिल्डिंग के नीचे मज़दूर एक बैठा हुआ था, वो मेरे फ़िल्म का गाना देख रहा था अपने मोबाइल पे। सात सहेली में जो गाना था, खटिया के जोर गरता, वो गाना मेरे अपने मोबाइल पे वो देख रहा है मेरा, और मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मेरा गाना देख रहा है। और मैं उसके सामने से भी जा रही हूँ, उसने मुझे ऐसा देखा और फिर वापस गाना देख रहा है। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं वही हूँ, रिंकू घोष, जिसे वो देख रहा है टीवी पे। और मुझे इतनी हंसी आई, मैं 2 बार उसके सामने से गई और आई, उसने रियलाइज़ भी नहीं किया। वो मेरी पूरी फिल्म देख रहा है और उसने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं वही हूँ। तो मेरे लिए इतना वो फ़नी था। मैं घर पे आकर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरा डबल फेस है। सो इट्स नाइस, कभी कभी बच भी जाती हूँ जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। लोग जब तक रियलाइज़ करते हैं कि अरे रिंकू है, रिंकू घोष है, रिंकू घोष है, जब तक रियलाइज़ करते हैं तब मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। मेरे सपनों का शहज़ादा कहाँ है, कहाँ है? ढूंढ दो कोई। नहीं, मेरे सपनों का शहज़ादा, मैं चाहती हूँ कि भाई बहुत सिंपल हूँ, और जो मेरे मॉम एंड डैड से बहुत प्यार करे, जिसकी जनरल नॉलेज बहुत तेज हो। बिकॉज मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी वीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ भी सवाल करूँ तो उसके पास सारे आंसर्स होने चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं कहूँगी ये तारा कहाँ पर गिरा था, तो ही शुड नो दैट। क्योंकि मैं थोड़ी पागल हूँ, तो मैं कुछ भी सवाल कभी भी कर सकती हूँ, तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। और जो मुझसे जैसे मैं हूँ मुझे वैसे प्यार करे, क्योंकि आज तक आप लोगों ने जिस तरह से प्यार मुझे दिया है, मुझे हौसला दिया है अच्छी फ़िल्में लेने का, अपने चैलेंजेस को लेने का। आपकी रिंकू घोष थोड़ी सी पागल है, थोड़ी सी सनकी है, कभी भी कुछ भी लेकर के आप लोग के सामने ले आ सकती है शायद। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।